सो कैसे हम बने स्टार पेरेंट्स, कैसे हम बने बेहतरीन पेरेंट्स, कैसे हम बेहतर माँ बाप बन सकते हैं, उस पर बात करेंगे। 15 पॉइंट्स पर हम डिस्कशन करेंगे। और ये जब पॉइंट्स आप नोट कर रहे हो, आपके दिमाग में अगर कोई भी बात आए, कोई सवाल आए, कोई डाउट आए या कोई एक्सपीरियंस आए, तो याद रखिएगा, सेशन के एंड में, सेशन खत्म होने के बाद अगर हमारे पास थोड़ा सा वक्त बचेगा तो हम डेफिनेटली बात करेंगे उन पर। सबसे पहला पॉइंट, और ये हर उम्र में, किसी भी उम्र में हो आपके बच्चे, ये पॉइंट मदद करेगा। तारीफ करें, अप्रिशिएट। अपने बच्चों की तारीफ जरूर करें। हमारे हिंदुस्तान में, भारत में ये संस्कृति रही है कि बच्चों की तारीफ माँ बाप नहीं करते, क्योंकि शुरुआत से हम लोग ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार में रहते आए हैं। और वहां पर अपने बच्चों की नहीं, बल्कि अपने भाई बहनों के बच्चों की तारीफ, उनको प्यार करना, इसको ज्यादा महत्व दिया गया है। तो हमें ये, इसी संस्कार के साथ हम सब बड़े हुए हैं कि माँ बाप बनने के बाद अपने बच्चों की तारीफ मत करो। अपने बच्चों की तारीफ की तो नजर लग जाएगी, बच्चे बिगड़ जाएंगे, बच्चे सिर पे चढ़ जाएंगे। ये सब फीलिंग्स माँ बाप की रहती है। लेकिन माँ बाप की तारीफ से बढ़कर बच्चों के लिए और कोई तारीफ हो ही नहीं सकती। आप भी सोच के देखिए, आपके मम्मी पापा ने कभी भी आपकी जब तारीफ की होगी, वो तारीफ आपको आज भी याद होगी। तो तारीफ कीजिए अपने बच्चों की, और हर छोटी चीज पे कीजिए। किसी बड़ी चीज का इंतजार मत कीजिए कि कोई बड़ा अचीवमेंट होगा तब तारीफ करेंगे। छोटा सी चीज भी अगर बच्चे ने सही की, बच्चा अगर छोटा है, उसने अगर अपनी किताबें सही जगह पे रख ली, अपना होमवर्क टाइम पे कर लिया, उसने अपने जूते मोजे जगह पे रख दिए, खुद जूते पहन लिए, थोड़े बड़े हुए, कुछ काम अच्छा किया, किसी की मदद कर दी, तो आपको उसकी तारीफ करनी चाहिए। ये पॉइंट मैंने अपने बेटे से सीखा था। मैं जब भी बात करती हूँ, अपनी जिंदगी के तजुर्बों पर ही बात करती हूँ। मैं सुनी सुनाई आदर्शवाद आ, पर बहुत ज्यादा यकीन नहीं करती। जिन जिन चीजों से मैं गुजरी हूँ, उन उन चीजों पर मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो जब मेरा बेटा छोटा था, शायद सेकंड स्टैंडर्ड में रहा होगा, तो जब भी ऐसा होता था कि उसका एक दो नंबर कम आते थे, तो ऑफ कोर्स उसको मुझसे डांट पड़ती थी कि जब तुम्हें ये चीज आती थी तो तुमने टेस्ट में लिखी क्यों नहीं, लिख के आना चाहिए था ताकि तुम्हारे नंबर कम नहीं आते। और जब उसके मार्क्स फुल आते थे ना, तो मैं बोलती थी वेरी गुड, आई लव यू, प्राउड ऑफ यू, दैट्स इट। तो एक दिन उसने मुझसे कहा, जब मैं फुल मार्क्स लेकर आता हूं ना, तो मम्मा आप मुझे सिर्फ एक दो लाइन बोलते हो, आई लव यू, प्राउड ऑफ यू, वेरी गुड, दैट, बस इतना ही बोलते हैं। लेकिन जिस दिन मैं नंबर कम लेकर आता हूं ना, उस दिन मुझे इतनी सारी डांट पड़ती है। तो मुझे लगा बात तो बिल्कुल सही है, उल्टा होना चाहिए। जिस दिन वो अच्छा काम करके आ रहा है, उस दिन ज्यादा बात करनी चाहिए, ज्यादा तारीफ करनी चाहिए, या कम से कम बराबर तो करना चाहिए। अगर मैं जिसको डांट रही हूँ तो प्यार भी बराबर करना चाहिए। उस दिन से मुझे समझ में आया, और मैंने उस दिन के बाद से उसकी छोटी छोटी चीजों पर तारीफ करना शुरू किया। आज मेरा बेटा 25 साल का है। आज मैं देखती हूँ उसके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा है। किसी भी नई चीज को करने के लिए वो तैयार रहता है, क्योंकि वो तारीफ सुन के कि मुझसे अगर अच्छा काम मैं कर सकता हूँ, मेरी तारीफ हो सकती है, मेरे अंदर काबिलियत है अच्छा करने की, तो उससे उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा। तो आप लोग भी अपने बच्चों की तारीफ जरूर करें, किसी भी उम्र में हो। अगर बच्चे आपके बड़े हो गए हैं, 25-26 साल के, उससे भी बड़े हो गए हैं, तब भी आप तारीफ करने के मौके ढूंढें और दिल से तारीफ करें प्लीज। पहला पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कभी तुलना मत कीजिए। अपने बच्चों की कभी तुलना मत कीजिए, किसी से भी मत कीजिए। न आप अपने किसी पड़ोसी के बच्चे से कीजिए, न किसी रिश्तेदार के बच्चे से कीजिए, न आप सोशल मीडिया पे किसी बच्चे को देख लें तो उससे कीजिए, न आप स्कूल के उसके किसी क्लासमेट से कीजिए। इसलिए मत कीजिए क्योंकि हर बच्चा
अपनी एक खूबी लेकर के दुनिया में आता है, अपने खुद के स्किल्स, अपनी खुद की अकल, अपनी खुद की ईश्वर से तोहफा, जिसको गॉड गिफ्ट बोल सकते हैं। हर बच्चा अपनी स्किल के साथ दुनिया में आता है। तो आप कंपेयर करके, तुलना करके उसको आगे बढ़ाने की कोशिश मत कीजिए। आप पॉजिटिव एनकरेजमेंट के साथ उसको आगे बढ़ाइए, और आप आइडेंटिफाई कीजिए, आप पता कीजिए कि आपके बच्चे में कौन सा हुनर है, कौन सी स्किल है, किस में वो बच्चा अच्छा है। अगर आपको लगता है कि बच्चा आपका पजल सॉल्व करने में बहुत अच्छा है, तो आपको ये समझ में आएगा कि उसका दिमाग बहुत तेज है, तो किसी ऐसे फील्ड में डालिए जिसमें दिमाग की बहुत जरूरत हो। अगर आपका बच्चा डांस अच्छा करता है या डांस अच्छा करती है, तो किसी ऐसे फील्ड में उसको आगे बढ़ाइए जिसमें डांस, क्रिएटिविटी, कला का यूज हो सके। पेंटिंग अच्छी करता है आपका बच्चा, तो उस फील्ड में आगे बढ़ाइए। ये आप ही आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए तुलना मत कीजिए। अगर क्रिकेट अच्छा खेलता है, तो ये मत बोलिए तुम्हें आगे जाके सचिन तेंदुलकर बनना है। आप अनजाने में उसकी तुलना सचिन तेंदुलकर से कर रहे हैं, और उसके ऊपर वो प्रेशर डाल रहे हैं कि तुम्हें सचिन जैसा बनना है। आप ये बोलिए कि तुम्हें एक बहुत अच्छा क्रिकेटर बनना है कि दुनिया तुम्हारी मिसाल दे सके। अगर बच्चा गाता अच्छा है, तो ये मत बोलिए लता मंगेशकर जैसा बनना है। आप गाने की तारीफ करके, उसको अच्छी एजुकेशन दे करके, गाने की अच्छी तालीम दे करके गाने में आगे बढ़ाए। तो आगे तो बढ़ाना है बच्चों को, पर पॉजिटिव एनकरेजमेंट के साथ में, सकारात्मक तरीके से आगे बढ़ाना है, दूसरों से तुलना करके आगे नहीं बढ़ाना। आगे बढ़ते हैं। आजकल जो नया पेरेंटिंग का दौर चल रहा है, उसमें एक शब्द बहुत ज्यादा सुनने को मिलता है, दोस्त बनिए। दोस्त तो जरूर बनना है, मगर दोस्त के साथ साथ थोड़ा डिसिप्लिन भी आपको सिखाना होगा, क्योंकि पहले गुरु जिंदगी के, और इनफैक्ट कंसिस्टेंट गुरु आप ही हैं। माँ बाप ही पहले गुरु हैं, और लगातार निरंतर अनवरत गुरु आप ही हैं। तो आपको डिसिप्लिन भी करना है। कुछ चीजों में अपने घर के रूल्स बनाइए, लिमिट सेट कीजिए कि ये चीज ऐसे ही होगी, इसमें कुछ भी इधर उधर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि कुछ चीजों के संस्कार इसी तरह से डलेंगे। जैसे जब मैं बड़ी हो रही थी, तो हमारे घर में एक रूल था कि सुबह 6 बजे से लेकर के, मतलब उठने से लेकर के, चाहे आप 5 बजे उठें, चाहे 4 बजे उठें, चाहे 6 बजे उठें, उठने से लेकर के जब हम स्कूल जाते थे, तब तक घर में कोई बात नहीं करेगा। सब मौन रहेंगे, सब अपने अपने मन में मेडिटेट करते रहेंगे, अपने दिन के बारे में सोचते रहेंगे, अपने थॉट से अपने आप को सशक्त बनाते रहेंगे, लेकिन कोई एक दूसरे से बात नहीं करेगा। और हमें इस बात की भी इजाजत नहीं थी कि अगर कुछ पूछने की जरूरत पड़े, तो आप एक कमरे से दूसरे कमरे में आवाज लगा दें। जैसे मैं अपने कमरे में हूं और मम्मी मेरी रसोई में है, तो ये इजाजत नहीं थी कि मैं यहां से बोलूं मम्मा मेरा मोजा नहीं मिल रहा। बिल्कुल नहीं, आपको जाना है, बात करनी है, तो किचन में उनके बिल्कुल पास जाइए और एकदम धीमी आवाज में बात कीजिए कि उनके अलावा और किसी को सुनाई ना दे। ये डिसिप्लिन का हिस्सा था। आज भी हमारे घर में ये डिसिप्लिन फॉलो होता है। सुबह पिन ड्रॉप साइलेंस रहता है। ये मैं एक एग्जाम्पल बता रही हूँ। इस तरह से आप अपने घर के अपने हिसाब से जो आप संस्कार अपने बच्चों को देना चाहते हैं, उनके आप कुछ रूल्स बनाइए, ताकि बच्चों को ये समझ में आए कि ये रूल, ये संस्कार, ये डिसिप्लिन हमें फॉलो करना है। हो सकता है आपके घर का ये संस्कार आप बनाना चाहें कि डिनर पर, रात के भोजन पर सब जने परिवार वाले साथ होंगे ही। तो 9 बजे तक, चाहे आपके बच्चे बड़े भी हो गए हैं, 9 बजे तक सबको घर में एक बार तो आना ही है। ये एक पार्ट हो सकता है रूल का। तो इस तरह से कुछ लिमिट्स आप अपने बच्चों के लिए सेट कीजिए, ताकि उनको आदत हो कुछ रूल्स फॉलो करने की, क्योंकि समाज रूल्स के हिसाब से चलता है, और आदत हमें यहाँ पर डलवानी।
ये बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आपने जब अपना बचपन जिया तो कुछ चीजें आपको पसंद आई होंगी अपने बचपन में, कुछ चीजें पसंद नहीं आई होंगी। जो चीजें आपको अपने बचपन में पसंद नहीं आई, जो बर्ताव आपको अपने बचपन में पसंद नहीं आया, आप वो बर्ताव अपने बच्चों के साथ बिल्कुल भी मत कीजिए। बहुत बार जिन चीजों से हम गुजरे होते हैं, वो चीजें हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, हमारे मन में घर कर जाती हैं, और हमारे नहीं चाहते हुए भी हम वो चीजें अपने बच्चों के साथ कर लेते हैं। तो आपको कॉन्शियस होकर के ये कोशिश करनी है, जो चीज मुझे अपने बचपन में पसंद नहीं आई वो मैं अपने बच्चों के साथ नहीं करूंगी। एक चीज जो मुझे अपने बचपन में पसंद नहीं आई थी, वो ये थी कि बहुत बार ऐसा होता है, पेरेंट्स को पता होता है कि ये ऐसा करने से ये रिजल्ट आएगा, तो बच्चे को चोट लग जाएगी या नुकसान हो जाएगा, तो वो मना करते हैं। लेकिन बच्चे जिद्दी होते हैं, सुनते नहीं हैं। तो कई बार जब मना किया जाता था और मैं सुनती नहीं थी और फिर चोट लग जाती थी या नुकसान हो जाता था, तो डांट पड़ती थी वापस। जो सही भी है कि मना करने के बाद भी कर रहे हो तो डांट पड़ रही है, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि अगर मना करने के बाद भी वो मैंने कर लिया और मुझे चोट लग गई है, तो पहले प्यार तो करो मुझे, कि मुझे चोट लग गई, मुझे उठा के सहलाओ तो सही, उसके बाद डांट लीजिएगा। तो वो मैंने बदलने की कोशिश की जब मैं अपने बेटे के साथ उसको जब बड़ा कर रही थी, कि मेरे मना करने के बावजूद भी अगर उसने कुछ कर लिया जिससे उसको चोट लग गई, तो पहले मैं दौड़ करके उसे प्यार करूंगी, उसके बाद जब वो चुप हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, तब मैं उसको समझाऊंगी कि देखो ये करने से ऐसे हुआ ना। एक्चुअली बच्चों को अकल पहले आ ही जाती है, एक बार चोट लगने के बाद वो दोबारा वो काम नहीं करते, तो डांटने की जरूरत पड़ती भी नहीं है। लेकिन वो प्यार किया हुआ याद रह जाता है। और मुझे यकीन है कि मेरा बेटा अब ये चीज अपने बच्चों के साथ करेगा, तो वो एक संस्कार बन गया। जैसे मुझे याद है, एक बार मैं बहुत छोटी थी, मेरे ख्याल से 4-5 साल की रही होंगी, और नमकीन की प्लेट रखी हुई थी, और मुझे पता नहीं क्यों मैं नमकीन की प्लेट में नमक डाल के खाना चाह रही थी। मेरे पापा ने बोला बिल्कुल नमकीन में नमक डाल करके मत खाओ, उल्टी हो जाएगी। और मैंने नहीं सुना, मैंने नमकीन की उस प्लेट में और नमक डाला और खाया, और उल्टी हुई। जब उल्टी हुई तो मेरे पापा बहुत गुस्सा हुए। मैं समझ सकती हूँ आज कि उनको दुख हुआ कि मेरे बच्चे को तकलीफ हुई, इसलिए वो दुख की वजह से वो गुस्सा हुए। लेकिन जब वो गुस्सा हो रहे थे तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इस वक्त मुझे उल्टी हो रही है, मेरा शरीर अंदर से खिंच रहा है, तो पापा मुझे पकड़ के प्यार क्यों नहीं कर रहे हैं, डांट क्यों रहे हैं। वो बात मुझे ऐसी लगी कि मैंने अपने बच्चों के साथ नहीं किया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी जो आपको बचपन में ठीक नहीं लगी होंगी। अगर नहीं लगी तो आप प्लीज अपने बच्चों के साथ वैसा मत कीजिए। हाँ, अपने बच्चों पर निर्णय मत थोपिए, उनको लॉजिक के साथ समझाइए। बहुत सारी चीजें हमें लगती है कि हमें अपने अनुभव की वजह से पता है कि ये चीज सही नहीं है, ये डिसीजन नहीं लेना चाहिए, लेकिन उन पर थोपिए मत। उनको आप लॉजिक के साथ समझाइए कि ये क्यों नहीं करना। जैसे जब हमारी बच्चियां बड़ी हो रही होती हैं, तो हमारा मन होता है कि वो बच्चे जो हैं 8 बजे से पहले, सूरज ढलने से पहले हमारी बच्चियां घर वापस आ जाएं। बहुत लॉजिकल डिसीजन, क्योंकि हमने जिंदगी को देखा है, हमारे अनुभव हैं, बाहर उनके साथ किसी तरह का कोई दुर्व्यवहार ना हो, कुछ गलत चीज ना हो, उनके मन को दुख ना पहुंचे। तो हम ये चाहते हैं माँ बाप कि हमारी बेटियां जो हैं सूरज ढलने से पहले घर लौट आएं। इसमें कुछ भी गलत नहीं। लेकिन हम बात किस तरह से करते हैं अपनी बच्चियों से, हम उनपे ये निर्णय थोपते हैं। मैंने कह दिया ना बस 6 बजे तक घर आ जाना है तो घर आ जाना है। यही निर्णय अगर आप लॉजिक के साथ समझाएंगे कि मैं क्यों कह रहा हूं, क्यों कह रही हूं कि ऐसा
रात में बाहर नहीं रहना है, अकेले नहीं रहना है, अकेले ट्रैवल नहीं करना है, घर आ जाना है। अगर आप लॉजिक के साथ समझाएंगे तो बिटिया को ये समझ में आएगा, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। और उनको ये आदत होगी, बनेगी उनकी, कि कोई भी निर्णय लॉजिक के साथ सोच करके लेना है। आपके बच्चे कभी ये नहीं कहेंगे मेरे साथ जबरदस्ती होगी, कभी ये नहीं कहेंगे मेरे माँ बाप मुझ पर डिसीजन थोपते हैं, अगर आप लॉजिक के साथ समझाएंगे तो। और हर चीज का लॉजिक होता है हमारे पास, हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम इस लॉजिक को डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति में बच्चों के साथ बहुत लंबी बात करना बहुत आम नहीं है। बहुत घरों में बच्चों से ज्यादा बातचीत की नहीं जाती। तो मैं आपसे ये निवेदन करूंगी कि लॉजिक के साथ समझाइए, ताकि आपके और आपके बच्चों के रिश्तों में कभी भी दूरी नहीं आए, और उनको भी आदत होगी, उनके मन में भी संस्कार बनेगा कि हर चीज को लॉजिक के साथ समझाना और समझना है। अपने बच्चों के लिए समय निकालें। आज का समय ऐसा है, माँ हो या पापा हो, सबके पास समय की कमी है। आप सबके पास बहुत काम है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं, बहुत सारी कॉल्स हैं, नौकरी है, माँ के लिए सुबह से लेके रात तक का घर का काम है। उसके अलावा अगर हम बिजनेस कर रहे हैं, हम नौकरी कर रहे हैं, हम जूम पे कुछ सेशंस कर रहे हैं, लगातार हमारे पास काम की झड़ी लगी हुई है। तो बच्चों के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन और बच्चों के लिए आप कभी भी एक साथ ऐसे 1 घंटे का वक्त नहीं निकाल पाएंगे। एक्चुअली बच्चों के पास भी इतना वक्त नहीं है कि वो आपके साथ 1 घंटा अकेले बैठ पाए। उनका भी स्कूल का काम है, फिर खेलना है, फिर उनका डिजिटल मीडिया है, फिर उनकी एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, फिर उनकी डांस क्लास, एबिकस क्लास, ड्राइंग क्लास, बहुत सारी चीजें आजकल हैं। तो 10-10 मिनट भी अगर आपको मिल पाए तो निकालिए वो वक्त। जैसे बच्चा स्कूल से वापस आया और माँ अगर घर पे है, तो वक्त निकालें कि वो आधा घंटा, जब बच्चा कपड़े बदलेगा, खाना खाएगा, तब आप वो आधा घंटा अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल, अपना काम सब कुछ साइड में रख के सिर्फ बच्चे के साथ बैठें। जब पापा शाम को घर पे आए तो प्लीज 15 मिनट का टाइम ऐसा होना चाहिए जब आप और आपके बच्चे पूरे दिन भर की बात करें। पर अगेन उसमें इम्पोज मत कीजिए कि मेरे पास अभी वक्त है, तुम अभी बैठो। उनसे पूछ करके कि मैं 10 मिनट बात करना चाहता हूँ रोज, कौन सा वक्त तुम्हारे लिए सूटेबल रहेगा, तो उस हिसाब से आप 10 मिनट, 15 मिनट का एक विंडो रोज फिक्स कर सकते हैं कि ये वक्त रहेगा जब बच्चों के साथ बैठा जाएगा। उस वक्त आपका दिमाग और कहीं नहीं होना चाहिए, उस वक्त आपका दिमाग सिर्फ और सिर्फ आपके बच्चों के पास ही होना चाहिए। बात करने दीजिए बच्चों को। आपको लगेगा अरे बच्चे तो बहुत बोलते हैं और हम तो बात करने ही देते हैं, हम कौन सा रोकते हैं। हम पता है कैसे रोकते हैं, हम सुनते नहीं है ना, तो हम अनजाने में बच्चों को रोक देते हैं, क्योंकि उनको ये समझ में आ जाता है कि मम्मी पापा बात सुन नहीं रहे, तो उनका मन बुझ जाता है और उसके बाद वो बात नहीं करते। और ये स्पेशली छोटे बच्चों के साथ करना बहुत जरूरी है। बच्चा अगर बोलेगा, आपसे हर बात करेगा, तो आपको समझ में आएगा कि आपके बच्चे के साथ क्या हो रहा है। आपका बच्चा कहाँ तक समझता है चीजों को, कौन सी चीज उसको अच्छी लगती है, कौन सी चीज उसको बुरी लगती है। आपको अपने बच्चे के बारे में बहुत सारी चीजें समझ में आएंगी अगर आप उसकी बात सुनेंगे। जब मेरा बच्चा छोटा था ना, और तो हमने ये डिसाइड कर रखा था कि जब वो स्कूल से लौट के आएगा तो वो आधा पौन घंटा, जब वो कपड़े चेंज करके खाना खाने का वक्त है, तब हम बात करेंगे। और वो अपनी पूरी सुबह से लेके, जब से वो बस में बैठा तब से लेकर के, बस में क्या हुआ, स्कूल में क्या हुआ, टीचर ने क्या बोला, किस फ्रेंड ने क्या बोला, वो सब बताता था। कई बार मुझे ऐसा लगता था बहुत बोलता है यार, कब चुप होगा ये। पर मेरे अंदर का दूसरा इंसान, दूसरी मम्मी, जो चेकिंग वाली मम्मी है, वो बोलती थी नहीं बोलने दो, रोको मत। धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लगा वो कैसे सोचता है, उसको क्या बात अच्छी लगती है, उसको क्या बात बुरी लगती है।
कैसे मैं उसको कौन सा सब्जेक्ट उसको अच्छा लगता है, कैसे मैं उसको और बेहतर चीजों की तरफ एनकरेज कर सकती हूँ। और यकीन मानिए जब वो बड़ा हुआ, टीन एज में क्या होता है, बच्चे बात करना बंद करने लगते हैं, क्योंकि हमने बचपन से उनकी बात सुनी नहीं, तो उन्हें ऐसा लगा मेरे मम्मी पापा के पास टाइम नहीं। तो जब वो टीन एज में आया और जब वो और थोड़ा बड़ा हुआ, उसकी बातें आज भी बंद नहीं। आज भी हम दिन में वक्त निकालकर आधा घंटा सब कुछ साइड में रख के पक्का एक दूसरे से बात करते हैं। आज भी मुझे मालूम है वो किसके बारे में कैसे सोचता है। सो टच वुड, हमारे बीच में वो गैप नहीं आया कि हमारी तो आपस में बात ही नहीं हुई। पर इसकी शुरुआत आपको बचपन से करनी पड़ेगी। उनको ये विश्वास देना होगा कि वो कुछ भी बात करे, आप सुनने के लिए हैं, आप सुन रहे हैं उसकी बात। और वो बेहतर बात करे, इंटेलिजेंट बात करे, उसकी सोच, उसके थॉट्स, उसकी बातचीत बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो, अच्छी तरह से विकसित हो। उसके लिए आदत डालिए किताबें पढ़वाने की अपने बच्चों को। डिजिटल मीडिया पर नहीं, सोशल मीडिया पर नहीं, यूट्यूब पर कुछ देख ले, इंस्टाग्राम पे कुछ देख ले, फेसबुक पे कुछ देख ले, नहीं, वो सब एडिशनल है। किताबें पढ़ने की आदत पक्का डालिए उनकी। बहुत सारी किताबें हैं जो बच्चों के हिसाब से लिखी गई हैं, जो बच्चों के विचारों को मोल्ड कर सकती हैं। जैसे महाभारत बच्चों के हिसाब से लिखी गई है, एक एक छोटी छोटी स्टोरी में क्या मॉरल छुपा हुआ है, क्या लेसन छुपा हुआ है, क्या सीख सकते हैं, उस तरह से महाभारत लिखी गई है बच्चों के लिए। सुधा मूर्ति जी ने बहुत अच्छी किताबें लिखी हैं छोटे बच्चों के लिए। पंचतंत्र की कहानियां, अमर चित्र कथा, वो जो चाचा चौधरी की कहानियां जिसमें दिमाग के साथ कैसे सिचुएशन की का सोल्यूशन निकाला जाता था, अकबर बीरबल की कहानियां, विक्रम बेताल की कहानियां, इतनी सारी किताबें। आप उनकी एज के हिसाब से किताबें लाइए। अम, अब्दुल कलाम सर की ऑटोबायोग्राफी उनको पढ़वाइए, विंग्स ऑफ फायर। इन सब से उनका थॉट बनेगा, उनका विचार बनेगा, उनका दिमाग विकसित होगा। और जब आप उनकी बात सुनेंगे तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा लगेगा। ऐसा नहीं लगेगा कि मेरा बच्चा बेवकूफी की बातें कर रहा है, ऐसा लगेगा मेरा बच्चा कितनी समझदारी वाली बातें कर रहा है। तो बातें भी करवाना है और उनके थॉट्स को मोल्ड करने के लिए आपको किताबें भी पढ़वाना है। एक आदर्श रोल मॉडल बनिए। अगर आप चाहते हैं बच्चे किताबें पढ़ें तो आपको भी आदत डालनी पड़ेगी किताबें पढ़ने की। बच्चे शिक्षा देने से, भाषण देने से, बताने से कम सीखते हैं। बच्चे देखकर ज्यादा सीखते हैं। आपको देखकर जितना सीखेंगे ना, आपके बोलने से नहीं सीखेंगे। तो आपको वैसा बनना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चे रात को ब्रश करके सोएं, तो आपको ब्रश करना पड़ेगा। अगर बच्चे ये देखते हैं कि आप रात को बिना ब्रश किए सो रहे हैं और उनको ब्रश करने के लिए कह रहे हैं, तो यकीन कीजिए उनकी आदत भी नहीं डलेगी और आप पर विश्वास भी नहीं करेंगे। अगर आप बच्चों को बोलते मोबाइल ज्यादा मत देखो, तो आपको भी मोबाइल देखना कम करना पड़ेगा। अगर आप बच्चों को बोलते चाय मत पियो, तो आपको भी चाय पीना बंद करना पड़ेगा। तो उनका रोल मॉडल बनिए, वो कीजिए जो आप उनसे करवाना चाहते हैं, वो बिल्कुल मत कीजिए जो आप उनसे नहीं करवाना चाहते। अगर आप उनसे कहते हैं पिज्जा मत खाओ, मैगी मत खाओ, नुकसान करेगी, तो आपको भी नहीं खानी, छुप के भी नहीं खानी है। आपको भी वो नहीं करना है जो आप उनसे नहीं करवाना चाहते। एक बहुत खूबसूरत मूवी थी, मुझे नाम तो ये, फरारी पर बनी हुई मूवी थी, सचिन तेंदुलकर की फरारी पर बनी हुई मूवी थी, शर्मन जोशी उसमें एक्टर थे, नाम याद नहीं आ रहा मुझे। फरारी की सफारी सवारी ऐसी मूवी थी। उसमें क्या होता है कि शर्मन जोशी अब जो फादर का रोल प्ले कर रहे हैं, अपने बेटे को स्कूटर पर पीछे बिठाकर लेके जा रहे हैं। रोड बिल्कुल खाली है और रेड
ट्रैफिक सिग्नल है। तो स्कूल पहुंचाने की बच्चे को जल्दी है तो वो ट्रैफिक सिग्नल जंप कर लेते हैं, या बच्चा बोलता है कुछ होता है कि वो ट्रैफिक सिग्नल जंप कर लेते हैं। उसके बाद वो जाकर के हवलदार को बोलते हैं, मैं फाइन देना चाहता हूं क्योंकि मैंने ट्रैफिक सिग्नल जंप किया। तो हवलदार पूछता है, क्यों फाइन देना चाहते हो, किसी ने देखा क्या, किसी ने रोका क्या? बोले नहीं, किसी ने नहीं रोका। बोले किसी ने देखा क्या तुम्हें ट्रैफिक सिग्नल तोड़ते हुए? बोला नहीं, किसी ने नहीं देखा। तो फिर फाइन क्यों दे रहे हो? तो कहता है, लेकिन मेरे बेटे ने देखा। संस्कार बन रहा है। बच्चा देखता है फादर ने ट्रैफिक सिग्नल जंप कर लिया, तो वो उसने क्या सीखा? उसने ये सीखा इट इज ओके, जंप किया जा सकता है। अब घर आके आप भाषण दें उसको कि देखो बेटा, ट्रैफिक सिग्नल जंप नहीं करना चाहिए, रूल नहीं तोड़ना चाहिए, उससे कुछ नहीं होगा। उसने देख लिया आपको करते, तो वो सीखेगा वही। तो प्लीज वो मत कीजिए जो आप अपने बच्चों से करवाना नहीं चाहते हैं। रोल मॉडल बनिए, आदर्श बनिए। आगे बढ़ते हैं। ये अक्सर गलती होती है हमसे, जब माँ बाप दोनों परवरिश करते हैं मिलकर के बच्चों की, तो अक्सर एक जना बच्चों की तरफ हो जाता है, एक जना बच्चों के को डिसिप्लिन करने में लग जाता है। तो बच्चों को ये समझ में आता है कि कुछ चीजों के लिए पापा के पास जा सकता हूँ, कुछ चीजों के लिए मम्मी के पास जा सकता हूँ। ऐसा बिल्कुल मत करिए। अगर घर में पापा किसी चीज का रूल बना रहे हैं तो मम्मी बिल्कुल बीच में नहीं बोले। अगर मम्मी किसी चीज का रूल बना रही हैं तो पापा बिल्कुल बीच में ना बोले। इसका आपको ध्यान रखना है। आप आपस में बाद में बात करके कुछ भी तय करें, ये आपके आपस की अंडरस्टैंडिंग है। बच्चों के सामने प्लीज ऐसा बिल्कुल ना करें कि एक दूसरे की परवरिश में हस्तक्षेप करें, वो ना करें। जैसे पापा ने बोला कि स्कूटर से नहीं जाना है, तुम बस से जाओगे। ये पापा का डिसिप्लिन करने का तरीका है कि स्कूटर नहीं चलाओ, बस में जाओ, थोड़ा सा सीखो कि दुनिया कैसे चलती है, टिकट कैसे लेना है, थोड़ा सा धक्का खाओगे मजबूत बनोगे, खड़े होकर के आओगे तो मजबूत बनोगे। ये फादर का पेरेंटिंग का तरीका है। तो माँ बीच में ना बोले बिल्कुल भी कि नहीं नहीं कैसे जाएगा, धूप है, ऐसा है वैसा है, स्कूटर जब रखा है तो क्यों नहीं जा सकता है। इसमें माँ को बीच में बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। आप बाद में कुछ भी बात करें आपस में, बच्चे के सामने ऐसा नहीं करना है। क्योंकि जैसे ही माँ ने बोला नहीं नहीं बाइक खड़ी है ना, जाने दीजिए, जल्दी हो जाएगा, धूप में परेशान होगा बच्चा, इतनी देर खड़ा रहेगा, इसको तकलीफ होगी। तो क्या होने वाला है, अगली बार बच्चा फादर की बात मानेगा ही नहीं, या फादर कुछ भी कहेंगे तो माँ के पास जाएगा, सहारा ढूंढेगा, जो बहुत अच्छी बात नहीं है। इससे बच्चे मैनिपुलेट करना सीखते हैं। काम यहां से नहीं, यहां से निकलवा लो। अब वो दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज कीजिए बच्चे को स्कूल में कोई मार्क्स कम आए, मन किसी चीज से दुखी हो गया, किसी भी चीज से दुखी हो गया, पेंसिल खो गई, बच्चे का मन दुखी हो गया। अब बच्चा परेशान है, तो माँ उसको प्यार कर रही है कि कोई बात नहीं, नहीं आ जाएगी, चिंता मत करो, वैसे ही ला देंगे। उसमें फादर बीच में ना बोले, क्या छोटी छोटी बात पे रोते रहते हो, लड़की हो क्या, या ऐसी कोई बात। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं ये बताना चाह रही हूँ, पति और पत्नी एक दूसरे की परवरिश में, बच्चों से बात करने में बिल्कुल हस्तक्षेप ना करें। आप उनके पीछे जब वो ना हो तब आपस में आप समझौता करके बात करें कि ये इतना डिसिप्लिन मैं रखूंगा या ये रखना ही है। लेकिन उनके सामने बिल्कुल बात मत कीजिए, क्योंकि यहां से जब बच्चे देखते हैं ना कि दोनों के बीच में डिफरेंस है, तो बच्चे मैनिपुलेट करना सीखते हैं, और यहीं से बच्चों को आदत पड़ती है कि कैसे हम अपनी बात को मनवाना सीखें। वो हमें नहीं करना है। प्यार दिखाएं, ये
पापाओं के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और इसलिए मैं स्क्रीन बंद कर रही हूँ। पापा लोगों ने यही सीखा है, प्यार मत दिखाओ, या प्यार दिखाओ तो ऐसे दिखाओ कि कोई तोहफा ले आए, कोई मिठाई ले आए, कोई किताब ले आए, मतलब इनडायरेक्टली दिखा दिया, कहीं घुमाने ले इनडायरेक्टली दिखा दिया। हग नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे, तारीफ नहीं करेंगे, स्माइल नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे संस्कार ऐसे ही बने। लेकिन डायरेक्टली प्यार करना, दिखाना बहुत जरूरी। सो प्लीज, मम्मियां तो दिखाती ही हैं, और जो मम्मियां ऐसी हैं जो कम दिखाती हैं, उनसे मैं निवेदन करूंगी, दिखाइए प्यार, हक करके दिखाइए, टच करके दिखाइए, पुच्ची करके दिखाइए, तारीफ करके दिखाइए, हंस के दिखाइए, उनके साथ प्रोजेक्ट करके दिखाइए, उनके साथ खेल के दिखाइए। बहुत सारे तरीके हैं प्यार दिखाने के। और यहाँ मैं सब स्पेशली पापाओं से ये कसम लेना चाहती हूँ। सभी पापा अपने सिर पर रखेंगे हाथ। जरूरी नहीं आपके बच्चे बहुत छोटे हों प्यार दिखाए तभी प्यार दिखाना है, बड़े बच्चों को भी दिखा सकते हैं, उनके साथ बैठकर, उनको हक करके। क्यों एक फादर अपने 25 साल के, अपने 26 साल के, अपने 30 साल के बच्चे को हक करके नहीं, क्यों नहीं बोल सकता वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू? क्यों नहीं बोल सकते? बिल्कुल बोल सकते हैं। तो सभी पापा लोग प्लीज अपने सिर पर हाथ रखेंगे और अपनी खुद की कसम खाएंगे, मेरी नहीं। आप सब अपनी अपनी खुद की कसम खाएंगे कि मैं कसम खाता हूं, मैं अपने बच्चों को आज से प्यार जरूर दिखाऊंगा। ये जो प्यार दिखाने का जो तरीका है, ये आपकी रिश्तों को एकदम से बहुत बदल देगा। हम जब बच्चों छोटे होते हैं ना, हमारे बच्चे, तब हम बहुत प्यार दिखाते हैं। बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं ना, मुझे पता नहीं क्यों हम डिस्टेंस बना लेते हैं, उनको टच नहीं करते और उनसे ज्यादा बात नहीं करते। मुझे पता नहीं हम ऐसा क्यों करते हैं, पर उसका जो भी कारण रहा हो, आज उस कारण को मैं हटाना चाहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम, हमारे बच्चे कितने भी बड़े हो जाएं, हम उस प्यार को जो कहीं पीछे छुप जाता है, इनडायरेक्टली दिखाने लगते हैं, इनडायरेक्टली दिखाने के साथ साथ डायरेक्टली भी दिखाना सीखें। अगर आप सपोज कीजिए अपने बच्चे के पसंद की मिठाई लाए, और अपनी वाइफ को, उसकी मम्मी को आपने बोला ये मिठाई खिला देना, तो ये इनडायरेक्ट प्यार। आप मिठाई लाए, आप खुद खिला क्यों नहीं सकते हैं कि चलो ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया? ये है डायरेक्ट प्यार। सो आज से प्लीज ऐसा करेंगे, आपने अपनी खुद की कसम खाई। और जितने यहाँ पर ऐसे लोग बैठे हैं जो अभी तक मदर फादर नहीं बने, मतलब शादी नहीं हुई जिनकी, या जिनकी अभी शादी हुई है लेकिन बच्चे नहीं हैं, आप ये पॉइंट्स नोट करके रखें प्लीज, ताकि शुरुआत से आप इन चीजों का ध्यान रख सकें। आज जो दोपहर का सेशन था, उसमें इस तरह की फीलिंग सामने आई कि काश ये बातें हमें पहले पता होती, तो हम ये सब हमने किया होता अपने बच्चों के साथ। तो जिनके पास अभी मौका है ये करने का, प्लीज कीजिएगा अपने बच्चों के साथ ऐसा। आपका प्यार अनकंडीशनल होना चाहिए। आपको अपने बच्चों को ये भरोसा दिलाना है, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, मैं हूं तुम्हारे पीछे, तुम मेरे पास आ सकते हो, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारे पीछे हूं। हम अक्सर ये भरोसा दिलाना भूल जाते हैं। इसलिए आप नोटिस करेंगे, मैंने तो बहुत नोटिस किया है, कि बच्चे अपने माँ बाप के अलावा सारी दुनिया से बात कर लेते हैं, अपने माँ बाप से बात नहीं करते। कहीं उन्हें डर होता है, कहीं उन्हें ऐसा लगता है डांट पड़ेगी, बात नहीं सुनेंगे। बच्चों को ये भरोसा दिलाइए, सारी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी ना, तो भी
मैं खड़ा रहूंगा या मैं खड़ी रहूंगी। इसका मतलब ये नहीं है प्यार में बिगाड़ा जाए, दोनों में बहुत फर्क है। ये नहीं कि जा बेटा कर ले जो करना है, मैं पीछे खड़ा हूं, खून करके भी आ जाए तो मैं लड़ लूंगा, मैं ऐसी बात नहीं कर रही। मैं प्यार में बिगाड़ने की बात बिल्कुल नहीं कर रही। मैं ये कह रही हूँ बच्चे को ये यकीन होना चाहिए मैं दुनिया में अकेला नहीं, मेरी जड़ें हैं, मेरे माँ बाप हैं, कुछ भी हो जाए मैं उनके पास रोने के लिए जा सकता हूँ, हंसने के लिए जा सकता हूँ, राय मांगने के लिए जा सकता हूँ। वो आपको पहला इंसान समझें कि जिंदगी में किसी के पास बात करने की जरूरत पड़े तो मैं अपने माँ बाप के पास जाऊंगा। सो मैंने अपने बेटे को, जब मैं उसको बड़ा कर रही थी, ये फीलिंग देने की बहुत कोशिश की। और वो कोशिश कहने से नहीं होती, वो करने से होती। एक किस्सा जो मैंने एक दो बार पहले भी सुनाया है और ये सुनाना चाहती हूँ, क्योंकि उस किस्से ने, उस इंसिडेंट ने हम दोनों को बहुत सिखाया। और हम दोनों का रिश्ता उसके बाद से इतना मजबूत हुआ कि आज तक ऐसा ही होता है कि जिंदगी में इतनी सी भी बात हो जाए ना तो वो मुझसे जरूर कहेगा। ये बात है जब वो सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता था या थर्ड स्टैंडर्ड में पढ़ता था, मेरे ख्याल से फर्स्ट स्टैंडर्ड में पढ़ता था, सेकेंड में भी नहीं था। तो स्कूल में कोई लड़की से दोस्ती करना चाहता था अपनी क्लासमेट से, और उसने दोस्ती उसको बोला होगा, अनन्या नाम था उस बिटिया का, कि मेरी दोस्त बनोगी। अब फर्स्ट स्टैंडर्ड में बच्चों को कितना समझ में आता है, उसने मना कर दिया नहीं बन। तो इसने उसका ऐसे उसको हाथ पकड़ना चाहोगा, अनन्या मेरी दोस्त बनो ना, ऐसे करके। तो अनन्या का बाय चांस मुंह बीच में आ गया और इसका हाथ से उसकी नाक स्क्रैच हो गई। मैं ऑफिस में थी, मेरे पास प्रिंसिपल का फोन आया, मिसेस मिश्रा प्लीज कम टू द स्कूल इमीडिएटली। मैं गई तो मैंने देखा मेरा बच्चा एक तरफ खड़ा है और अकेला, और रोए चले जा रहा है, पसीना आंसू, नाक बह रही है उसकी, और दूसरी तरफ वो लड़की बिटिया और उसकी मदर खड़े हैं, और बीच में टीचर खड़ी है और चिल्ला रही है उस पर। जैसे ही मैं अंदर घुसी तो उसने मुझ पर भी चिल्लाना शुरू किया। तो मैंने कहा कि 1 सेकेंड मैम, लेट मी स्पीक टू माई सन। बोला आप अपने बेटे के पास नहीं जाएंगी? मैंने कहा बिल्कुल जाऊंगी। और मुझे आज तक वो सीन याद है, पूरा हॉल चीरते हुए मैं अपने बच्चे के पास गई। मैंने सबसे पहले उसको गले लगाया और मैंने कहा बस रोना नहीं, मम्मा आ गई। फिर मैंने वहीं बिठा करके उसको पूछा क्या हुआ। तो टीचर्स ऑफ कोर्स बहुत गुस्से में थे, चिल्ला रहे थे आप इससे क्या पूछ रही है। मैंने कहा 1 सेकेंड, मैं सबसे पहले इसी से पूछूंगी क्या, किसी और की बात नहीं सुनूंगी। बेटा मेरा है, मैं इसकी बात सुनूंगी। उसने मुझे बताया कि ये हुआ। तो मैंने कहा ओके। फिर मैं उस बिटिया के पास गई। मैंने कहा अनन्या, यू डोंट वांट टू बी फ्रेंड्स विथ हिम? नो। वो भी रो रही थी क्योंकि उसकी नाक पे स्क्रैच लगा था। तो उसने मेरी नाक को स्क्रैच किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। फिर मैंने अपने बेटे को समझाया, तो उसने बोला माँ उसका मुंह बीच में आ गया, मैं स्क्रैच नहीं करना चाहता। तो मैंने कहा पर उसको दर्द हुआ, तो मैं उसको सॉरी बोलना है। वो गया, उसको सॉरी बोला, उसका हाथ पकड़ा, बोला आई एम सॉरी अनन्या। उसके बाद में मैंने जो प्रिंसिपल थी उनको बोला मैं आज आपसे कुछ भी बात नहीं करूंगी, मैं घर जाना चाहती हूँ, मैं अपने बच्चे को से बात करना चाहती हूँ, आई कम बैक टुमारो मॉर्निंग। इसको स्कूल से निकाल देंगे। मैंने कहा जो करेंगे हम कल सुबह डिसाइड करेंगे प्लीज। घर आकर के मैंने उससे बात की, उसको समझाया कि बेटा ऐसे तो दोस्त कभी नहीं बनेंगे। उसने बोला आई अंडरस्टैंड मम्मा। शाम को मैं उसको अनन्या के घर लेकर गई, उसने सॉरी बोला, फिर से उसको चॉकलेट दी, उसकी मदर ने बोला नो प्रॉब्लम इट इज ऑल सॉर्टेड। दोनों आज तक बहुत अच्छे दोस्त हैं। अब अगले दिन मैंने जाके प्रिंसिपल से बात की, मैंने कहा मेरे बच्चे ने गलती की, मैं कहीं भी मना नहीं कर रही, आपको जो पनिशमेंट देना है, आपको स्कूल से निकालना है आप निकाल सकते हैं, लेकिन इससे
मेरे बच्चे ने जो सॉरी बोला, जो उसने गलती मान ली, जिंदगी भर उसको ये लगेगा गलती मानने के बाद भी पनिशमेंट तो मिलता ही है, सॉरी बोलने के बाद भी पनिशमेंट तो मिलता ही है। ये मेरे बच्चे को जिंदगी भर क्राइम की तरफ धकेलेगा। द चॉइस इज योर्स। और ऑफ कोर्स ऐसा कोई डिसीजन नहीं लिया गया, क्योंकि वो बिटर बना देता बच्चे को। उस सिचुएशन में मुझे पहली बार समझ में आया कि बच्चे के साथ अनकंडीशनली खड़ा रहना कितना जरूरी होता है। गलती की उसने, उसको समझ आया, उसने माफी मांगी और गलती की सजा उसे मिल गई, क्योंकि वो जब अकेला जिस तरह से रो रहा था बच्चा, यही उसके मन के लिए बहुत बड़ी सजा थी। उस दिन के बाद से मैंने हर पेरेंट को ये कहना शुरू किया, अपने बच्चे को ये विश्वास जरूर दीजिए कि मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं, चाहे पूरी दुनिया ना खड़ी। हाँ, गलती की सजा मिलेगी, हो सकता है सजा हम दोनों मिलके भुगतेंगे, मगर मैं साथ नहीं छू। और इस विश्वास के साथ अगर आपने अपने बच्चों को पाल लिया ना, तो मैं यकीन दिला सकती हूँ, आपके बच्चे कितने भी बड़े हो जाए, आपसे दूरी बनेगी ही नहीं, हमेशा आपके पास रहे। आगे बढ़ते। इसके लिए तो मुझे आप सबसे प्रॉमिस लेना है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, बच्चों पे हाथ उठाने का नहीं। कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी गुस्सा आए आपको, चाहे कितनी भी तकलीफ हो आपको, बच्चों पे हाथ उठाने का नहीं। क्यों? बच्चों पे हाथ उठा करके आप सिर्फ बच्चों के शरीर को नहीं मारते, आप उसके मन को मारते हैं, आप उसके मन को तकलीफ देते हैं, आप उसके सेल्फ रिस्पेक्ट को तकलीफ देते हैं, और आप ये बताते हैं कि मैं तुम्हारे साथ नहीं। बहुत वक्त पहले मैंने एक सेंटेंस सुना था, और कुछ दिनों पहले मैंने वही सेंटेंस एक मूवी में सुना, जो प्यार करता है वो मारने का हक भी रखता है। गलत, बिल्कुल गलत। जो प्यार करता है वो सहेज कर रखता है, वो मारता नहीं। तो प्लीज आप समझाइए बच्चों को। आप उनसे बात नहीं करके उनको पनिशमेंट दे सकते कि 2 दिन बात नहीं करेंगे तुमसे, मगर हाथ मत उठाए। छोटी छोटी बात पे गुस्सा आ जाता है, हम इरिटेटेड होते हैं, किसी और पर इरिटेटेड होते हैं, और गुस्सा जाके किस पे निकालते हैं? बच्चों पर, क्योंकि उन पर हमारा हक है। क्योंकि हक है, इसलिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ, प्यार से रखिए। क्योंकि हक है, क्योंकि आपके अपने सहेज कर रखिए। सो ये सबसे वादा चाहिए मुझे अभी, आपका हाथ, सीधा हाथ आपके सिर पर, और आप सब मुझसे वादा करेंगे, मुझसे भी करेंगे, खुद से भी करेंगे, कि चाहे कुछ भी हो जाए आप अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाए। चलिए, मैं वादा करती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं अपने बच्चों पर हाथ नहीं उठाऊं। उम्मीद करती हूँ ये वादा आपको हाथ उठाने से पहले रोक लेगा, याद आ जाएगा कि नहीं उठाना। माफी मांगी। बहुत बार मैंने सुना है, बच्चों से किस बात की माफी मांगी, हम बड़े, हम कुछ भी कह सकते हैं, हमें इतना भी हक नहीं है क्या कि हम कुछ कह लें। आजकल के बच्चे कैसे, हमें तो कोई हक ही नहीं है कुछ कहने का। अगर आपने गलती की है तो प्लीज माफी मांगिए। हाँ, आपने गलती नहीं की तो मत मांगिए। सपोज कीजिए आपने डिसिप्लिन करने के लिए, उनको सही रास्ता दिखाने के लिए कुछ कहा है, तो बिल्कुल माफी मत मांगिए। उसमें अगर आप माफी मांगते हैं तो आप बच्चों को ये बताते हैं कि चलता है, जो तुमने किया वो ठीक था। जैसे बच्चे ने सपोज कीजिए होमवर्क नहीं किया, और
स्कूल में डांट खा के आया, आपको पता चला होमवर्क नहीं किया और आपने भी डांटा, तो उसकी माफी मत मांगिए, आपने सही चीज के लिए डांटा। लेकिन अगर कोई गलती से आपने डांटा या आपसे कोई गलती हो गई और आपको समझ में आ गया कि गलती हो गई, प्लीज जाके सॉरी बोलिए। छोटी सी चीज भी हो तो भी सॉरी बोलिए। सपोज कीजिए घर में गीजर ऑन रह गया, मैं तो छोटी छोटी जिंदगी की बातें बता रही हूँ जो अक्सर हमारे घरों में होती। गीजर ऑन रह गया, आप बाथरूम में गए, आपने देखा गीजर ऑन है और आपने बोला अरे गीजर ऑफ नहीं करते हो, कितनी लाइट खर्च हो गई, गीजर उड़ जाएगा। और बच्चे ने आपसे कहा मैंने गीजर ऑन नहीं छोड़ा, मैंने बंद किया था, पर आप गुस्से में और आपको लग रहा है बच्चा झूठ बोल रहा है और आपने डांट दिया उसको। थोड़ी देर बाद आपको याद आया कि गीजर शायद आपने ऑन रख दिया था, या आपको समझ में आया गीजर किसी और से ऑन रह गया और आपको पता चला बच्चे की गलती नहीं थी। तो ऐसा मत कीजिए कि ठीक है ना यार, छोड़ दो कोई बात नहीं। चाहिए सॉरी बोलो, माफी मांगी, मुझे पता नहीं था, तुम सही कह रहे थे, आई एम सो सॉरी। इससे आपके रिश्ते इतने ज्यादा मजबूत रहेंगे और इससे बच्चों में भी संस्कार बनेगा कि अगर मुझसे कोई गलती होए तो मुझे जाके माफी मांगो। जो मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, जो बच्चों से करवाना है वो खुद करना है, ये उसी का हिस्सा। उनको वैल्यू समझाइए, हेल्थ की भी वेल्थ की भी, ये बहुत बड़ा संस्कार का हिस्सा है। ये मेरा लास्ट पॉइंट है। हेल्थ की वैल्यू समझाना अब जरूरत नहीं है, इसको हमें संस्कार बनाना पड़ेगा।